गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्टेशनरी कॉइल देखा था, ओके। और उसका जो डेरिवेशन था काफी बड़ा था। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है, ओके। अब उसके रिलेटेड कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग देख लेते हैं। सो आई वांट यू पीपल टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड गो ऑन पेज नंबर 272, ओके। इसका पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। सी इट इज एग्जांपल 12.1, अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 400 टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है। अब यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं हम लोग। सो दिस इज योर एग्जांपल 12.1, अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 400 टर्न्स, यानी आपका कैपिटल एन जो है इट इज गिवन एज 400। ईच टर्न इज अ स्क्वायर साइड ऑफ d इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी जो साइड है इट इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यानी कितना हुआ, इट इज 0.2 मीटर। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर कॉइल स्क्वायर शेप का है और उसका साइड 20 सेंटीमीटर है या 0.2 मीटर है, तो एरिया ऑफ द कॉइल इट इज गोइंग टू बी साइड स्क्वायर। स्क्वायर शेप है तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं स्क्वायर शेप कॉइल। तो एरिया ऑफ कॉइल होगा डी स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 0.2 स्क्वायर व्हिच इज 0.04, ओके। अच्छा, बस मैं आप लोगों को इतना बोल देता हूं कि जब आप इसको 0.04 लिखोगे तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, they have told if the field changes linearly from 0 to 0.5 टेस्ला in 0.8 सेकेंड। इसका मतलब है इनिशियल जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, वो आपको दिया है 0 टेस्ला। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड उसको मैं B2 बोल देता हूं, इट इज गिवन एज 0.5 टेस्ला। और ये जो चेंज है या जो ट्रांजिशन है, ओके, इंक्रीज इन फील्ड, उसको जो टाइम लगता है, ओके, तो जो टाइम दिया हुआ उन्होंने, मैं डायरेक्टली उसको dt बोल देता हूं। Now that dt is given as what? It is 0.8 second. So it is a small time interval. Okay. What is the magnitude of the induced EMF in the coil? Okay. While the field is changing. अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब मैं induced EMF की बात करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, by Faraday's law। अभी हम लोग किससे कंसर्न है, वी आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैं बोलूंगा द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय व्हाट, d∅/dt। चाहिए तो आप दोनों जगह पे मैग्नीट्यूड का साइन लगा सकते हो, ओके। या फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता दूंगा, E इज इक्वल टू व्हाट, d∅/dt। दिस इज फॉर अ सिंगल टर्न और यू कैन से वन टर्न। फॉर n टर्न्स इट इज गोइंग टू बी E इज इक्वल टू n इंटू d∅/dt, क्योंकि हम लोगों को क्या बोला हुआ यहाँ पे, सिंगल टर्न नहीं, ओके, देयर आर n टर्न्स, ओके, यस। अच्छा, अभी इसको मैं बोल देता हूं, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल टर्न के लिए चेंज इन फ्लक्स निकालेंगे। सो कैन आई से बाय फॉर्मूला phi इज नथिंग बट इक्वल टू b into a, therefore phi1 will be equal to b1 into a, phi2 will be equal to b2 into a। तो ये लॉजिक के हिसाब से अगर मैं d∅ निकालता हूं और मैं अभी ये सिंगल टर्न के लिए निकाल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा फॉर सिंगल टर्न इट इज गोइंग टू बी, you can say फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, ओके। दोनों में से a कॉमन है तो मैं ऐसा लिख देता हूं फिलहाल b2a माइनस b1a। a कॉमन लिया तो हमें क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी b2 माइनस b1 इनटू a। ये आपका d∅ का वैल्यू, ओके। सो b2 एंड b1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आपको मिलेगा 0.5 माइनस 0 इंटू a का वैल्यू कितना है, इट इज 4 इंटू 10⁻⁻², ओके। ये आपका हो जाएगा 0.5 माइनस 0, दैट इज 0.5 इंटू 4 विच इज 2 इंटू 10⁻²। अच्छा, अभी चेंज इन फ्लक्स है तो चेंज इन फ्लक्स का भी सेम हम लोग बोलेंगे यूनिट होगा जो फ्लक्स का यूनिट है, एंड फ्लक्स का जो यूनिट है इट इज वेबर, ओके। तो ये आपका हुआ नेक्स्ट रिजल्ट, इसको मैं बोल देता हूं दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, फ्रॉम फर्स्ट the EMF induced in the coil E will be equal to n। n का वैल्यू कितना है, it is 400 into d∅ का वैल्यू कितना है, it is 2 into 10⁻⁻² अपॉन जो dt है, यानी चेंज इन फ्लक्स हुआ है तो कितने टाइम इंटरवल में हुआ, इट इज इन 0.8 सेकेंड्स। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 10⁻² और 400 के 2 0 ये कैंसिल हो जाएगी, एक दूसरे को नल कर देगी, आपके पास रहेगा 4 into 2 दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 8। तो E का वैल्यू आएगा 8 अपॉन 0.8, that is going to be what,
10 volt. Okay, so this is the magnitude of the EMF induced. Okay, let's see आपके टेक्स्ट बुक में आंसर क्या दिया हुआ है. yes, तो आप देख सकते हो 12.1 का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इट इज गिवन एज 10 वोल्ट. ओके, मैं चाहता हूं प्लीज इसको आपने क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है. ओके, इसके बाद वी मूव टू द नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल व्हिच इज एग्जांपल 12.2. ओके, मैं ये पार्ट को इरेज कर देता हूं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज एग्जांपल 12.2. A long solenoid S as shown in the figure has 200 turns per centimeter and carries a current I of 1.4 ampere. Okay, the diameter D of the solenoid is 3 centimeter. A coil C having 100 turns of diameter D 2 centimeter is kept at the center of the solenoid. The current in the solenoid is decreased steadily to 0 in 20 millisecond. Calculate the magnitude of EMF induced in the coil C when the current in the solenoid is changing. अब देखो जो भी इंफॉर्मेशन दी है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओके, वो नोट कर लेंगे. तो पहला ऐसा बोला हुआ है अ लॉन्ग सोलेनॉइड एस. अब आप ये जो डायग्राम में देख पा रहे हो, ये जो मैंने ब्लैक इससे बनाया हुआ है, ओके, ये हम लोग बोल रहे हैं दिस इज योर एक्चुअल सोलेनॉइड एस. ओके, और वो जो एक्चुअल सोलेनॉइड एस है उसमें उन्होंने दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज स्मॉल एन का वैल्यू दिया हुआ है, कैपिटल एन नहीं. Number of turns per unit length, small n, is given as what? 200 turns per centimeter. Okay? अब ये 200 turns per centimeter, तो इसको हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो एकदम सिंपल है. Can I say 1 सेंटीमीटर कितना होता है? It is 10 raised to -2 मीटर. बराबर है. ये तो सिंपल रिलेशन हमें पता है. अब 10 raised to -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 raised to +2. यानी आपका आंसर आएगा इज गोइंग टू बी 200 into 10 raised to 2. ओके, और यू कैन से 2 into 10 raised to 4 टर्न्स पर मीटर. ओके, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो जो ये बड़ा वाला कॉइल दिख रहा है आपको, ब्लैक इससे ड्रॉ किया हुआ, ओके, दैट सोलेनॉइड हैज 2 into 10 raised to 4 टर्न्स पर मीटर. ठीक है, ये क्लियर है. अच्छा, इसके साथ क्या दिया हुआ है कि जो डायमीटर डी ऑफ द सोलेनॉइड, ओके, कैपिटल डी जो है, ओके, दैट इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, यानी 3 into 10 raised to -2 मीटर. तो बेसिकली डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. अब डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जो ये बाहर का सिलेंडर यानी सोलेनॉइड एस की बात कर रहे हैं, उसका जो डायमीटर है, ओके, दैट इज गिवन एज व्हाट? 3 into 10 raised to -2 मीटर. अब एकदम सिंपल लॉजिक है कि अगर कोई भी सिलेंडर को, ओके, अगर आप साइड से देखोगे तो साइड से आपको क्या दिखता है? सर्कल दिखता है. ओके, एकदम सिंपल है. आप एक सिलेंडर कंसीडर करो, सिलेंडर को टॉप से देखोगे या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर को साइड से देखोगे तो आपको सर्कुलर शेप दिखेगा. और वो सर्कुलर शेप के लिए हम लोग बोलेंगे कि जो उसका एरिया रहेगा, एरिया ऑफ द सर्कुलर शेप, ओके, यस, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? सो वील से इट इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर, और यू कैन से इट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. ओके, यस. तो अभी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर, ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या? तो इमेजिन करो एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को आप कट कर रहे हो और कट करके उसको सामने से देख रहे हो, तो सामने से आपको क्या दिखेगा? एक सर्कुलर एरिया दिखेगा. उसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी व्हाट? पाई डी स्क्वायर बाय 4. सो इट इज गोइंग टू बी 3.14, ओके, इनटू डी, दैट इज गोइंग टू बी डी स्क्वायर हो जाएगा 9 into 10 raised to -4, ओके, अपॉन 4. सो ये क्या हो जाएगा? 3.14 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं. सो विल से 4 7 जा 28, बराबर है. ओके, रिमाइंडर कितना रहेगा? सो विल से रिमाइंडर विल बी 3. ओके, 4 8 जा 32. ओके, रिमाइंडर कितना रहेगा? 2. ओके, देन विल से 4 5 जा, तो ये 0.785 into 9 into 10 raised to -4, that is going to be 9 5 जा 45, 4 carry 9 8 जा 72, 76, 7 9 63 plus 7, that is going to be 70. Okay, so आपका जो इसका आंसर आएगा that will be 7.065 into 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, yes. तो बेसिकली अभी हम लोगों ने, ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल निकाल दिया. ओके, अच्छा, अभी एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं. व्हाट दे हैव गिवन इज द इनिशियल करंट दैट इज फ्लोइंग, ओके,
थ्रू द कॉइल ऑफ सोलेनॉइड इट इज गिवन एज व्हाट, तो इनिशियल करंट का जो वैल्यू है लेट अस से उसको मैं I1 बोल देता हूं, और I1 का जो वैल्यू है इट इज गिवन एज 1.4 एम्पियर. ओके, और उन्होंने क्या बोला है कि दिस करंट इट इज डिक्रीज्ड स्टेडीली टू 0 in 20 मिलीसेकंड. ओके, यानी जो I2 का वैल्यू है दैट इज 0 एम्पियर, और I1 से I2 ओके 0 एम्पियर आने के लिए जो टाइम लगेगा तो उसको हम लोग dt बोल देते हैं. ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं. दिस dt is given as what, it is given as 20 मिलीसेकंड. 20 मिलीसेकंड यानी ये हो जाएगा 20 into 10 raised to minus 3 सेकेंड, और यू कैन से इट इज 2 into 10 raised to minus 2 seconds. ओके, एकदम सिंपल लॉजिक है कि अगर I का वैल्यू चेंज होता है तो जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो हम लोग बोलते हैं इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है B दैट इज गिवन बाय व्हाट, म्यू 0 into n into I. ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन और फॉर्मूला है फॉर सोलेनॉइड कॉइल. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने सीखा है. ओके, सो B इज इक्वल टू म्यू 0 n into I. मैं बोलूंगा अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स क्या रहेगा, इट इज इक्वल टू B into A. यानी फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड कॉइल इन द सेंट्रल रीजन इट इज गोइंग टू बी व्हाट, B into A. ये जो अंदर का रीजन है जिसके अंदर हम लोगों ने एक और छोटी कॉइल रखी हुई है, वहां पे टोटल फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो क्या रहेगा, phi which is equal to B into A. ये क्लियर है? ठीक है. सो अगर मैं phi1 की बात करूं, phi1 क्या रहेगा, एकदम सिंपल है, इट इज गोइंग टू बी म्यू 0 into n into I1 बराबर है इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया A. क्रॉस सेक्शन एरिया A का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने. ठीक है, और अगर मैं phi2 की बात करूं, phi2 का जो वैल्यू रहेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी म्यू 0 n I2 into A. बट I2 का वैल्यू क्या बोला है, इट इज 0. तो I2 का वैल्यू अगर इधर 0 डाल दिया तो पूरा का पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0. ऐसे केस में मैं बोलूंगा अगर मैं d phi की बात करता हूं, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स क्या रहेगा, इट विल बी इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स. ओके, या नॉर्मली जो हम लोग ऑर्डर लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वो ही ले लेते हैं, आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, वो बाद में देख लेते हैं. ओके, phi2 minus phi1 that is going to be what, so it is going to be 0 क्योंकि phi2 का वैल्यू क्या है, it is 0 and phi1 का वैल्यू मैं ऐसे ही रख देता हूं, so ये आपको क्या मिलेगा, it is going to be minus phi1. यहां तक क्लियर है? ओके, अच्छा अभी इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि ये हुआ आपका क्या, दिस इज नथिंग बट d phi. अब आप चाहिए तो d phi का वैल्यू कैलकुलेट करके रख सकते हैं. ओके, d phi का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, so d phi is equal to what, it is minus phi1. ये अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. माइनस phi1 का वैल्यू, phi1 का वैल्यू कितना है, इट इज म्यू 0 n I1 into A. म्यू 0 n I1 into A. म्यू 0 का वैल्यू वी नो दैट म्यू 0 इज कांस्टेंट, permeability of the free space, and it is given by what, 4 pi into 10 raised to minus 7. स्मॉल n का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है, इट इज 2 into 10 raised to 4. ओके, I1 का जो वैल्यू है, I1 का वैल्यू कितना है, इट इज 1.4. ओके, एंड हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओके A, दैट इज 7.065 into 10 raised to minus 4. ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इजी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं. तो ये 10 raised to 4 और 10 raised to minus 4 कैंसिल हो जाएगा. ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 4 पाई. 4 पाई का वैल्यू कितना आएगा, 3.14 इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो इट विल कम एज 12.56. ओके, यस, इंटू 10 raised to minus 7 इंटू what we'll get is this is going to be 1.4 into 2, that is going to be 2.8 into 7.065. ओके, तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आप लॉग टेबल यूज करके भी कर सकते हो. ठीक है, यस, इसका जो आपका आंसर आएगा दैट विल कम एज ओके 248.6 या कुछ ऐसा आएगा लॉग टेबल से अगर आप करोगे. ओके, इनटू दिस गोइंग टू बी व्हाट, 10 raised to minus 7, दैट इज गोइंग टू बी 10 raised to minus 7 है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2.486 इंटू 10 raised to minus 5. और ये हम लोगों ने क्या निकाला है, d phi निकाला है. d phi जो रहेगा तो इट विल बी इन व्हाट, वेबर. ओके, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं.
टेक्स्ट बुक में जो आपका आ रहा है इट इज कमिंग एज 2.485, ठीक है। टेक्स्ट बुक में उन्होंने फाई का वैल्यू निकाला है, ओके। वी नो दैट कि जो डी फाई है, डी फाई का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इनिशियल फ्लक्स, ओके। यस, एनीवे, तो हम लोग अभी फिलहाल ये वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं जो लॉग कैलकुलेशन से मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। यस, अब ये केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, ओके, वो ईएमएफ किसमें इंड्यूस होगा, तो जो सेकेंडरी कॉइल हम लोगों ने अंदर रखी हुई है। देखो, प्राइमरी कॉइल के अंदर एक सेकेंडरी कॉइल है। जब प्राइमरी कॉइल का करंट कम होता है तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू कम हो जाता है, और हम लोग बोलते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये सेकेंडरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड है, ये जो छोटी वाली कॉइल है। अच्छा, ये जो छोटी वाली कॉइल है उसमें क्या बोला हुआ है उन्होंने, दे हैव सेड दिस कॉइल हैज 100 टर्न्स, ओके। यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉल कॉइल विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इट विल बी इक्वल टू n इंटू डी फाई बाई डी टी। अब जो n का वैल्यू है, ओके, सो n का वैल्यू कितना है अपना, इट इज गिवन एज 100। ये छोटे कॉइल में देयर आर 100 टर्न्स, ओके, दे हैव गिवन। डी फाई का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, डी फाई का वैल्यू इज, ओके, माइनस 2.486 इंटू 10⁻⁻⁵ अपॉन dt का जो वैल्यू है, dt का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, इट वॉज 2 इंटू 10⁻², ओके। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा दिस गोइंग टू बी, ओके, -1.243 इंटू 10⁻², यहां पे आके क्या हो जाएगा, ओके, इट विल बिकम 10⁻², नहीं हो गया 10⁻4 इंटू 10⁻⁻⁵, ओके, दैट इज गोइंग टू बी 10⁻⁻⁻1, ओके। तो आपका आंसर आएगा -0.1243 वोल्ट, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है, ओके, दैट इज गिवन एज, ओके, उन्होंने ऐसे नहीं देने की जगह पे दे आर गिवन 124.3 मिलीवोल्ट, ओके। यस, और यहां पे उन्होंने नेगेटिव साइन को क्या कर दिया है बाद में, ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये जो आंसर है दैट इज 0.1243 वोल्ट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 124.3 इंटू 10⁻³ वोल्ट, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 124.3 मिली वोल्ट, ओके। यस, ये जो ईएमएफ है वो किसमें जनरेट होगा, तो ये जो अंदर कॉइल रखी हुई हम लोगों ने उसके अंदर जनरेट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, ओके। प्लीज इसको क्या करना है, प्रॉपरली कॉपी करना है, और जो लॉग कैलकुलेशंस है वो एक बार खुद से करके देखना है, ठीक है। यस, प्लीज कॉपी दिस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच इज ऑफ जनरेटर्स, जिसको हम लोग एसी जनरेटर्स भी बोलते हैं, ओके। एसी जनरेटर का काम क्या है, टू प्रोड्यूस एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और यू कैन से अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का नेचर कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूं कि जो भी ये सेटअप है, ओके, या फिर जो ये मशीन है, ओके, इट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, ओके। फैराडेज लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि हम लोग बोलते हैं व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, ओके, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके, E इज इक्वल टू व्हाट, डी फाई बाय dt, ओके। तो यूजिंग द सेम प्रिंसिपल हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ओके, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप इसको बनाया कैसे है या इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। सो अब ये मेरे हाथ में लॉग बुक है, इमेजिन करो ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ओके, इसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर है, ओके। इसके पेरिफेरी के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, ओके, वायर्स को बाइंड करके रखा है। इसको इनिशियली मैंने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इसके ये साइड पे भी एक मैग्नेट है और यहां पे भी एक मैग्नेट है, ये साइड पे नॉर्थ पोल है और ये साइड पे क्या है, साउथ पोल है। हम लोग बोलते हैं कि ये मैग्नेट्स इस तरह से प्लेस किए गए, ओके, और ये जो मैग्नेट्स के जो फेसेस हैं वो थोड़े से हम लोगों ने कॉन्केव रखे हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है। ये जो ब्लू लाइंस हम लोगों ने दिखाई है, ओके, वो ब्लू लाइंस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दे आर इंडिकेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब यही मैंने आपको सामने इस तरह से दिखाया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और आपको कॉइल का सिर्फ ये एज दिख रहा है, ओके, यानी ये फ्रंट व्यू हो गया। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग इट एट अ सर्टेन एंगल,
लेकिन इसको अगर आप एकदम सामने से देखोगे, ये डायरेक्शन से देखोगे, तो आप बोलोगे आपको कॉइल का सिर्फ ये पार्ट दिखेगा लाइक दिस। ओके, और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, इसको, ये कॉइल को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। ओके, एनीवे पहले ये डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कॉइल है इसको रोटेट करने के लिए हम लोगों ने यहां पे एक हैंडल लगाया है। अभी आप यहां पे एक हैंडल यूज कर सकते हो, ओके, या फिर आप दूसरी मशीन या कोई मोटर भी यूज कर सकते हो या इंजन यूज कर सकते हो, ताकि आप इसको रोटरी मोशन दे सके। तो हम लोगों ने यहां पे वही बताया हुआ है कि रोटेट करने के लिए जो टॉर्क लगता है, ओके, सो हम लोगों ने इस तरह से दिखाया कि वी आर एक्चुअली रोटेटिंग द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, एंड द अप्लाइड टॉर्क इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लियर है? तो हमारी कॉइल इस तरह से मूव होगी। अब जब ये मूव होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, whenever there is some relative motion between the magnetic field, okay, or you can say whenever there is some relative motion between the magnet and the conductor or the coil, we say there is change in magnetic flux associated with the coil. तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको हम लोग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं या स्लाइड भी कर सकते हैं, इससे भी क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि जो बेस्ट मेथड है टू गेट द चेंज इन फ्लक्स वो क्या है, कि कॉइल को रोटेट करना है। ओके, सो व्हेन वी रोटेट द कॉइल, ओके, देयर इज चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। तो हम लोग बोलेंगे ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब हम लोग बोलते हैं कि यहां पे देयर आर टू कम्यूटेटर्स, ओके, और ये कम्यूटेटर्स के साथ ये जो मैंने दिखाया हुआ है, दीज आर कार्बन ब्रशेस। ओके, कम्यूटेटर्स एंड कार्बन ब्रशेस का काम क्या है, तो हमारी जो कॉइल है, ओके, उसका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट इसके साथ बना रहे, इतना ही बस ध्यान में रखो। यानी ये जो सर्किट दिख रहा है ना, ये सर्किट और हमारी ये कॉइल, ओके, हर पोजीशन में कनेक्टेड रहे, ओके, इसलिए हम लोग ये कम्यूटेटर्स और कार्बन ब्रशेस यूज कर रहे हैं। दीज आर कार्बन ब्रशेस। ओके, अब ये कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, ओके, उसके ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, यस, आपको बस ये समझना है यहां पे ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रहा है। ओके, तो वो समझने के लिए मैं ये वाले डायग्राम पे आता हूं। ओके, तो इसका वर्किंग समझने के लिए हम लोग ये डायग्राम रेफर करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पे आपको कॉइल की पोजीशन बताऊं, तो ये जो कॉइल की पोजीशन है वो कैसी है, इट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और हम लोग इसको अभी क्या कर रहे हैं, वी हैव स्टार्टेड रोटेटिंग इट। सो सी, जो रेड डॉटेड लाइन से मैंने बताया हुआ है, ओके, दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल। ओके, अब ये जो इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल है, हम लोग कॉइल को क्या कर रहे हैं, वी आर रोटेटिंग इट। सो व्हेन वी रोटेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल टी, जो कॉइल है वो इस तरह से हो जाएगी। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज एरिया वेक्टर। ओके, तो इनिशियली जो कॉइल है उसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल दिखाया हुआ है लाइक दिस। ओके, यस, सो उसका जो एरिया वेक्टर रहेगा, एरिया वेक्टर का कंसेप्ट मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था। ओके, बहुत सिंपल है, सिर्फ दिस इज द कॉइल, तो इसका जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर है। अब जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखता हूं, तो व्हाट इज एन एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। ओके, यस, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ द वेक्टर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जब हम लोग बोलेंगे कि कॉइल हॉरिजॉन्टल है, जैसे आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में बताया हुआ है, मैं बोलूंगा कि इसका जो एरिया वेक्टर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, यस, अब आपको एक बात समझना है कि जब कॉइल रोटेट हो रही है, ओके, कॉइल रोटेट होते वक्त हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो रोटेट। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये सबसे पहली बात है, ये आपको समझना। अब हम लोग जो इसके आगे डेरिवेशन देखेंगे, ओके, वो डेरिवेशन में ये डायग्राम थोड़ा सा हम लोग चेंज करने वाले हैं। ओके, आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम के हिसाब से इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ओके, हम लोग अभी क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू रोटेट दिस कॉइल बाय 90 डिग्री, और उसके बाद हमारा जनरेटर स्टार्ट करेंगे। यानी ये जो कॉइल है इसको हम लोग पहले वर्टिकल करेंगे। ये अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, वी आर गोइंग टू मेक इट वर्टिकल। तो जब इसको मैं वर्टिकल करूंगा तो ये वाला जो डायग्राम है वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये डायग्राम में सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, और जो ब्लू लाइंस है वो ब्लू लाइंस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दे आर इंडिकेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, व्हिच इज गिवन बाय वेक्टर बी। बट फिलहाल
ड्यू टू द इनिशियल पोजिशन ऑफ द कॉइल मैं ये डायग्राम में कुछ चेंजेस कर रहा हूं. ओके, यस. और मैं चाहता हूं आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है कि ये जो चेंजेस है वो चेंजेस है क्या एग्जैक्टली. ओके, कॉइल को जनरेटर स्टार्ट करने के पहले कॉइल को हम लोग वर्टिकल कर रहे हैं. सो नाउ द न्यू इनिशियल पोजीशन विल बी व्हाट, वर्टिकल. ओके, यस. तो हम लोग ये डायग्राम में चेंजेस नहीं बताने वाले, जो भी चेंजेस है हम लोग ये डायग्राम में बताएंगे. ओके, दिस इज द फ्रंट व्यू. अगर आप कॉइल को सामने से देखते हो या जनरेटर को सामने से देखते हो तो आपको जो दिखेगा दैट विल बी दिस डायग्राम. ओके, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग इट वर्टिकल. जब इसको वर्टिकल करेंगे तो ये होगा आपका इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल. ये आपको आ रहा है समझ में. और हम लोग बोलेंगे इसका जो एरिया वेक्टर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा. दिस विल बी योर वेक्टर ए. हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो उसको चेंज नहीं किया हम लोगों ने. तो मैग्नेटिक फील्ड जैसा पहले था वैसे ही इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है और एरिया वेक्टर भी कैसा है, इट इज हॉरिजॉन्टल. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको. ओके, अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं. सेकेंड कंसेप्ट इज, ओके, व्हाट वी आर सेइंग इज लेट थीटा बी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एंड द एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल ए. सो अगर हम लोग बोल रहे हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए इन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, तो इनिशियल पोजीशन, ओके, इनिशियल पोजीशन में जब कॉइल वर्टिकल है उसका एरिया वेक्टर कैसा है, हॉरिजॉन्टल है. एरिया वेक्टर इज टुवर्ड्स राइट एंड हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी क्या है, इट इज टुवर्ड्स राइट. तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा एट t इक्वल टू 0, ओके, थीटा का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू व्हाट, 0. ओके, यस. अब इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, लेट कॉइल रोटेट बाय एन एंगल, ओके, थीटा. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कॉइल है कॉइल को रोटेट करने वाले हैं बाय एन एंगल थीटा. ध्यान से सुनना है आप लोगों ने. और ये थीटा और ये थीटा क्या है, सेम है, वो भी मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको. ओके, लेट कॉइल रोटेट बाय एन एंगल थीटा, ओके, विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टाइम t. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन टाइम t जो कॉइल है, ओके, कॉइल का पोजीशन अभी चेंज होने वाला है. तो इनिशियल पोजीशन हम लोगों ने वर्टिकल पकड़ा था, अब इन टाइम t कॉइल थोड़ी सी इंक्लाइंड होने वाली है. तो जब ये इंक्लाइंड होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नया पोजीशन कुछ ऐसा आएगा, लाइक दिस. ओके, यस. और हम लोग बोल रहे हैं कि जो दोनों पोजीशन है, ये मैंने कॉइल के एक्सिस बनाया है. तो कॉइल जब रोटेट हो रही है तो क्लॉकवाइज कितने एंगल से रोटेट हो रही है, थीटा. तो मैं बोलूंगा ऐसे केस में जो नया पोजीशन है कॉइल का उसका जो एरिया वेक्टर रहेगा वो आपका ये रहेगा. और इनिशियल एरिया वेक्टर जो रेड एरो से दिखा रहे हैं और फाइनल एरिया वेक्टर जो ब्लैक एरो से दिखा रहे हैं, उनके बीच में भी क्या एंगल बनेगा, दैट विल बी ऑल्सो थीटा. एकदम सिंपल बात है. अगर कोई सरफेस, ओके, एक पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइन होता है तो वो सरफेस को जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर बनाया है वो भी वही पर्टिकुलर एंगल से क्या होगा, ओके, इंक्लाइन होगा. ये आपको आ रहा है समझ में. ओके, और आप एक बात नोटिस कर सकते हो कि जो इनिशियल पोजीशन था एरिया वेक्टर का, ओके, या इनिशियल डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ओके, दैट वाज एग्जैक्टली द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहां पे ये जो ब्लू लाइंस बनाई है हम लोगों ने, इसको मैं बोल देता हूं इट इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी. तो ऐसे केस में अब मैं ऐसा बोलूंगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, ओके, और ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया. ये एरिया वेक्टर क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया. ये हमारी कॉइल है लाइक दिस. ये जो ब्लैक पोजीशन है मैं यहां पे बता रहा हूं. सो कैन आई से इन टाइम t द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्या है, इट इज थीटा. सो whatever will be the angular displacement of the coil, same will be the angular displacement of the area vector also.
and it will be also what angle between vector B and vector A. ये आपको आ रहा है समझ में? Okay, so we say in such case the flux associated with the coil phi is given by what? Vector B dot vector A. That is nothing but equal to okay BA. वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में एंगल क्या है? थीटा है, तो ये हो जाएगा BA cos थीटा बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ओके यस, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज इक्वल टू व्हाट? BA cos ऑफ ओमेगा टी. यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ कैन आई से बाय फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू व्हाट? d phi बाय dt. तो मैं बोलूंगा अगर मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो दिस विल बी d बाय dt ऑफ ओके फाइ की जगह पे मैं डाल देता हूं BA cos ऑफ ओमेगा टी. ये क्लियर है? ओके यस. तो अभी ये जो पार्ट है डेरिवेशन का, ओके यस, मैं ये साइड पे लिख लेता हूं. आई होप आप लोगों को दिख रहा है. प्लीज पे अटेंशन. ओके, सो आई विल से दिस E इट इज गोइंग टू बी व्हाट? B और A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और A जो है, सी वी आर सेइंग B इज व्हाट? B इज यूनिफॉर्म. तो मैग्नीट्यूड ऑफ B भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया भी क्या है? कांस्टेंट है. तो ये बचेगा क्या? d बाई dt ऑफ cos ओमेगा t. ओके यस, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू E B इंटू A d बाई dt ऑफ cos t. क्या होगा? माइनस साइन t. तो ये हो जाएगा इंटू माइनस साइन ओमेगा टी. ओके, इंटू ओमेगा. ठीक है, सो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? E इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. लेकिन अगर मैं लेंस लॉ यूज करता हूं, ये तो हम लोगों ने क्या किया है? ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है. ओके, बट अगर मैं बोलता हूं बाय लेंस लॉ, ओके यहां पे लिखता हूं मैं बाय लेंस लॉ, जो ईएमएफ E है दैट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस डी फाई बाई डी टी. तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बिकम E इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओके जो आपका डी फाई बाई डी टी है उसका वैल्यू क्या है आपका? जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ओके यू गॉट द वैल्यू एज माइनस डी ए ओमेगा ओके साइन ओमेगा टी. सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर किया तो ये माइनस साइन आ रहा है. ओके ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, बट अभी अगर मैं प्रॉपर विद साइन और लेंस लॉ यूज करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. ओके, तो ऐसे केस में जो ये माइनस साइन है वो हमारे आंसर के माइनस साइन को क्या कर देगा? नल कर देगा. और आपको मिलेगा E इज इक्वल टू व्हाट? इट इज गोइंग टू बी ओमेगा इंटू बी इंटू ए साइन ऑफ ओमेगा टी. यहां तक क्लियर है? ओके, अच्छा अभी ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. ओके, लेट अस से द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज व्हाट? F. तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा ओके ऊपर लिख देता हूं या फिर ये साइड पे लिख देता हूं ओमेगा. वी ऑल नो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई इंटू एन. लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी को क्या बोल रहा हूं यहां पे? F बोल रहा हूं. दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन. और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन समझने के लिए आप समझो कि पहला एक सिंगल रोटेशन कैसा है? सिंगल रोटेशन ऐसा होगा. ये समझ में आ रहा है आपको? ओके यस. या फिर अगर मैं इसको इनिशियली वर्टिकल दिखाता हूं तो एक सिंगल रोटेशन कैसा होगा? सी दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री. तो ये प्रॉपर क्या हुआ? एक सिंगल रोटेशन होगा. ओके यस. ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि एक सेकंड में अगर फ्रीक्वेंसी f है तो जो एंगुलर स्पीड रहेगा या एंगुलर वेलोसिटी रहेगा ओमेगा क्या रहेगा? इट विल बी 2 पाई f. तो वो वैल्यू हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो E इज इक्वल टू व्हाट? इट इज गोइंग टू बी 2 पाई f ओके B into A sin omega t. Now this is for single turn. This is for one turn. Okay. अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे there are n number of turns, तो n number of turns के लिए क्या हो जाएगा? I'll say E will be equal to what? 2 pi f n into A into B. Okay. Sin of omega t. This is for n turns. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो ये रिजल्ट क्या करना है आप लोगों ने नोट कर लेना. ठीक है यस. तो आई होप आपको ये इक्वेशन समझा है. ओके यस. ये जो पूरा पार्ट है जो वर्किंग है ओके ये मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या कर लेना है? कॉपी कर लेना है. ठीक है, मैं ये पार्ट को अभी इरेज कर दूंगा
और ये डेरिवेशन का एक और पार्ट बाकी है जहां पे हम लोग अभी ग्राफिकल एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। ओके, तो मैंने ये पार्ट जो है उसको इरेज कर दिया है, ठीक है। यस, अच्छा, अभी जो ओरिजिनल इक्वेशन मिला है हमें फॉर n टर्म्स, मैं बोलूंगा दैट इज E इज इक्वल टू 2 पाई f n a b साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसमें आपको ये समझना है कि अगर मैं बोलता हूं कि t का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन आई से t इज इक्वल टू 0, ओके, ओमेगा t का वैल्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स 0, एंड व्हेन ओमेगा t इज 0, प्लीज पे अटेंशन, ओके, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि साइन ओमेगा t क्या रहेगा, इट विल बी 0, एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एट दैट पॉइंट इज व्हाट, 0। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आपको यह बताना चाहता हूं कि लेट अस से एट टाइम t इक्वल टू t/4, ओमेगा t का वैल्यू जो है दैट बिकम्स व्हाट, ओके, कैन आई से इट विल बी 2 पाई अपॉन t इनटू स्मॉल t का वैल्यू क्या है, t/4। ये आपका क्या हो जाएगा, कैन आई से ओमेगा t विल बी इक्वल टू पाई/2। ऐसे इसमें साइन ओमेगा t क्या हो जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू +1। व्हेन ओमेगा t इज पाई/2, साइन ओमेगा t इज +1, और आपका जो ईएमएफ है दैट बिकम्स व्हाट, +2 पाई f n इंटू a इंटू b। अब ये जो ईएमएफ का वैल्यू है, ओके, वी से इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज +E0। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में, मैक्सिमम ईएमएफ। ओके, उसके बाद हम लोग बोलेंगे एट t इक्वल टू लेट अस से t/2, ओमेगा t का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी 2 पाई अपॉन t इंटू t/2, दैट इज गोइंग टू बी पाई। साइन ओमेगा t का जो वैल्यू रहेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ पाई विच इज 0, एंड अगेन ईएमएफ क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम लोग, ओके, एक पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो एक पूरे टाइम पीरियड में t/4 में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिला है, लेकिन जैसे ही t/2 पहुंचे तो वापस वैल्यू क्या हो गया, इट बिकेम 0। ओके, एंड हम लोग बोलेंगे एट टाइम t इक्वल टू 3t/4, यानी हम लोग इंटरवल t/4 से बढ़ाते जा रहे हैं। ओमेगा t का जो वैल्यू है मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 3 पाई/2। ऐसे इसमें साइन ओमेगा t जो है दैट इज गोइंग टू बी -1, एंड इफ साइन ओमेगा t इज -1, तो हम लोग बोलेंगे जो ईएमएफ रहेगा E that will become equal to -2 pi f n into a into b. Now this is nothing but equal to what? This is equal to E0. Okay, लेकिन ये E0 क्या है, it will be negative. Okay, yes. और उसके बाद फिर टाइम इक्वल टू स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T. Okay, अगर मैं बोलता हूं कि स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, ऐसे केस में ओमेगा t का वैल्यू हो जाता है 2 पाई। ये हम लोगों ने ऑसिलेशंस में भी सीखा है। ओके, यस, तो चाहिए तो यहां पे दिखा देता हूं मैं। ओके, ओमेगा टी जो है आपका वो बन जाएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी का वैल्यू क्या है, कैपिटल टी, तो ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी क्या है, 2 पाई। नाउ इफ ओमेगा टी इज 2 पाई, मैं बोलूंगा साइन ओमेगा टी, ओके, इट विल बिकम व्हाट, 0। जैसे ओमेगा टी जब 0 था, साइन ओमेगा टी क्या था, 0। ओके, आपको ई का वैल्यू क्या मिला, 0, यानी वापस आप सेम कंडीशन पे पहुंच गए। एक साइकिल आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। तो ये साइकिल को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ओके, मैं ये साइड का थोड़ा सा डायग्राम इरेज कर देता हूं, प्लीज पे अटेंशन। तो आपका जो ईएमएफ आ रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0, ईएमएफ का वैल्यू 0 था। फिर एट टाइम t इक्वल टू t/4, ओके, हम लोग बोल रहे हैं कि ईएमएफ का वैल्यू क्या है, +E0, ये आपका +E0 है और ये -E0 है। ओके, दिस इज t/4, 2t/4, 3t/4 एंड दिस इज t। ओके, तो 0 से t/4 वैल्यू इंक्रीजेस टू E0, t/4 से 2t/4, 2t/4 यानी क्या, सो 2t/4 इज t/2। ओके, वैल्यू वापस 0 पे आ जाती है। ओके, फिर हम लोग बोलेंगे एट 3t/4 ये जो वैल्यू है इट बिकम्स व्हाट, -E0। जैसे यहां पे हम लोग देख सकते हैं एट
3t/4, e का वैल्यू क्या बन गया -e0, ओके। एंड फिर वापस हम लोग क्या बोलेंगे, एट टाइम t इक्वल टू 0 ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ व्हाट एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो। और जो नेचर ऑफ ग्राफ है वो हम लोग बोलते हैं इट इज साइनोसॉइडल, ओके। साइनोसॉइडल यानी क्या, तो ये बेसिकली साइन के इक्वेशन को फॉलो करता है, तो उसका हमें एक साइन कर्व मिलता है। यहां तक आया आपको समझ में, ओके। तो ये पार्ट भी क्या करना है आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है, ओके। तो मैंने ये साइड जो है उसको इरेज कर दिया है, ठीक है। और इरेज करने के साथ यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ, ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी है, ओके, यस। अब ये डायग्राम को हमें एनालाइज करना है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफ। तो ये डायग्राम समझाने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि जो कॉइल है उसकी पोजीशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। कॉइल रोटेशन कर रही है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉइल का पोजीशन कैसा है, इट इज हॉरिजॉन्टल, ओके। तो ये आपकी कॉइल है। अब देखो ax, लेट अस से दिस इज पॉइंट a, तो जो अंदर की तरफ जा रहा है वो क्या है, इट इज पॉइंट x, ओके। और फिर हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज a x y z। तो आपको जो सामने से दिखने वाला है वो क्या दिखने वाला है, इट इज गोइंग टू बी a z, ओके। तो सामने से ये कॉइल आपको ऐसी दिखेगी, इट इज गोइंग टू बी a z। एंड कैन आई से फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन द एरिया वेक्टर, ओके, एरिया वेक्टर विल बी व्हाट, इट विल बी वर्टिकल। तो ये हुआ हमारा एरिया वेक्टर। अब अगर एरिया वेक्टर जो है हमारा वो वर्टिकल है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया है उसका नेचर कैसा है, तो हमने बोला उसका नेचर हॉरिजॉन्टल है। तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड। सो कैन आई से मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर ए, उसमें एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द कॉइल, ओके, वी से थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, तो हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया हुआ है, E इज इक्वल टू 2 पाई एफ NAB, ओके। ये 2 पाई एफ NAB को मैं E नॉट बोल देता हूं, साइन ओमेगा टी। नाउ साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी यानी क्या है, थीटा, बट वहां पे हमारा थीटा कितना है, इट इज 90। तो ये E का वैल्यू क्या हो गया, इट बिकेम इक्वल टू प्लस E नॉट। प्लस E नॉट का मतलब क्या है, जो करंट है वो करंट कैसा फ्लो होगा, इट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द कॉइल। ये रूल ध्यान में रखो, जब भी EMF पॉजिटिव है जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज। अब देखो करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो कैसे होगा, A से X, X से Y, Y से Z, और फिर ऐसे होके वापस A के तरफ। तो अगर मैं पॉइंट A को एनालाइज करता हूं तो पॉइंट A से करंट कहां पे जा रहा है, X के तरफ, यानी पॉइंट A से करंट X के तरफ जा रहा है, यानी करंट अंदर के तरफ जा रहा है। तो आपका जो पहला डायग्राम रहेगा उसमें हम लोग पॉइंट A इधर दिखाते हैं और ऐसा क्रॉस दिखाते हैं, और वो हम लोग क्या बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पॉइंट A यहां पे और करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ये आपको आया समझ में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पोजीशन, कॉइल रोटेट हो गई है। कॉइल जब रोटेट हुई तो हम लोग बोलेंगे कि जो उसका एरिया वेक्टर पहले वर्टिकल था वो अब क्या हो गया, इट बिकेम हॉरिजॉन्टल। अब वो जब हॉरिजॉन्टल बन गया तो हमारा केस कैसा हो जाएगा, बहुत सिंपल है। आपको सामने से कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज A एंड दिस इज Z। एरिया वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा और मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0। और अगर एंगल 0 होगा तो हम लोग बोलेंगे साइन 0, यानी ऐसे केस में E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब ऐसे केस में जब E का वैल्यू 0 हो गया तो EMF में, EMF जो है, ओके, इन द कॉइल वो क्या हो गया, 0। तो क्या कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट A से लेके X तक ये आपकी कॉइल है, ओके, यस। इसको इनिशियली ऐसा रखा था, अब ये ऐसा हो गई है, ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट X है। जब EMF 0 हो जाएगा पॉइंट A से पॉइंट X कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अभी हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये ऊपर की तरफ आ गया, ये आपका पॉइंट A ऊपर की तरफ आ गया है, लाइक दिस, ओके। तो इसको मैं ऊपर दिखा रहा हूं अभी, और यहां पे हम लोग ऐसे दिखाएंगे नो करंट इज फ्लोइंग, ओके, यानी यहां पे क्रॉस भी नहीं आएगा और डॉट भी नहीं दिखाएगा। क्रॉस कब दिखाते हैं, जब करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है। डॉट कब दिखाते हैं, जब करंट बाहर की तरफ फ्लो होता है। यहां पे हमें कुछ नहीं दिखाना है। इसका मतलब क्या, दिस इज 0 करंट,
ओके यस, ये क्या है तो हम लोग बोलेंगे दिस इज पॉजिटिव ईएमएफ। अब क्या हो रहा है कि 90 डिग्री के बाद, लेट अस से 90 डिग्री या फिर मैं ऐसे बोलूंगा वर्टिकल पोजीशन के बाद ये कॉइल अभी इन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे केस में जो आपका AX इधर था वो साइड AX इधर आ जाएगा, A से लेके X। अब जब ये साइड ऐसे आएगा ना, ओके, तो हम लोग बोलेंगे इसका डायग्राम कैसे आएगा ना, तो पहले आपका जो AZ था वो ऐसा था, अब कॉइल पूरा इस तरह से हो गया है, तो पॉइंट A इधर आ गया और Z इधर आ गया, तो आपका एरिया वेक्टर अभी क्या हो गया है, नीचे आ गया। पहले एरिया वेक्टर ऐसा था, फिर ऐसा होगा, अब एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे केस में मैं बोलूंगा आपका मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, एरिया वेक्टर इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसका जो एंगल बना है, ओके, दैट एंगल इज व्हाट, दैट एंगल इज 270 डिग्री। और अगर एंगल 270 डिग्री है तो हम लोग बोलेंगे साइन ओमेगा टी, यानी क्या हो जाएगा, साइन 270। सो दिस विल बिकम E is equal to E naught into sin 270, that is going to be minus E naught। और जब माइनस E naught है तो हम लोग बोलेंगे करंट A से X फ्लो नहीं होगा, करंट X से A फ्लो होगा, यानी ये पोजीशन में करंट उल्टा फ्लो होगा, X से A। तो जब X से A फ्लो होता है तो अभी पहले यहां पे था ऊपर, अब ये नीचे आ गया, पॉइंट A आपका, तो अभी करंट जो है X से A फ्लो हो रहा है, यानी बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे यहां पे, विल शो अ डॉट। ये आपको आ रहा है समझ में? तो आई होप आपको समझा है कि अभी करंट कैसा आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ओके यस, यानी अभी आपका जो पॉइंट है पहले जो लेफ्ट में था वो इस तरह से रोटेट होके अभी राइट में आ गया, और करंट कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ये क्लियर है आपको? ओके यस। और इसके बाद फिर एक और फाइनल पोजीशन रहेगी नीचे की तरफ, यानी ऐसे इसमें चाहिए तो एक और डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ये नॉर्थ ये साउथ। ओके, तो ये देखो यहां से पहले ऊपर गया, ये कुछ ऐसा है, देखो इधर से ये ऊपर गया तो मैंने इधर दिखाया, फिर ये वापस बीच में आ गया, इधर दिखाया, अब ये नीचे आएगा तो मैं इसको इधर दिखा देता हूं। लेकिन जब नीचे आएगा ना तो इसका केस सिमिलर कैसे रहेगा, तो जो सेकंड केस हम लोगों ने ड्रॉ किया, ऐसे केस में जो थीटा का वैल्यू रहेगा दैट विल बी व्हाट 180, ये ध्यान में रखना। तो अगर 180 है तो हम लोग बोलेंगे अगेन ईएमएफ का वैल्यू क्या रहेगा, 0। ओके, तो एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम पे हम लोग बोलेंगे देयर विल बी नो करंट। ओके, एग्जाम में सिर्फ 3 केसेस भी अगर आपने लिखे तो भी चलेगा, और इसके आपको नोट्स मिलने वाले हैं, तो आंसर कैसे लिखना है, ओके, उसका टेंशन आप लोगों ने नहीं लेना है। ठीक है, यस। तो इसके साथ आपका ये पूरा डेरिवेशन ऑफ जनरेटर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अच्छा, अभी इसमें एक छोटा सा पार्ट बाकी है। ओके, मैं चाहता हूं आप लोगों ने टेक्स्ट बुक ओपन करना है। ओके, प्लीज सी पेज नंबर 274। ओके, सिंस द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी वैरीज बिटवीन +1 एंड -1, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। द पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ चेंजेस विद टाइम। ओके, यानी इसका मतलब क्या, तो प्लस ई नॉट से क्या हो जाता है, माइनस ई नॉट। ओके, और इसका एक और इंटरप्रिटेशन बताता हूं कि अगर पहले करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है, फिर करंट कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है। ये रूल ध्यान में रखना है। ओके, so when I say the polarity of EMF changes, तो direction of flow of current in the coil also reverses, ये ध्यान में रखना है। okay yes, so as the direction of the induced current changes periodically, it is called as alternating current। okay yes, as the direction of induced, ठीक है, ये तो हो गया। the frequency of AC is equal to the number of times per second the current changes from positive to negative and back again। okay, the domestic electrical current varies at फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 साइकिल्स पर सेकेंड। बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग बोलेंगे कि लेट अस से कि एक साइकिल एसी की क्या रहती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड नेगेटिव से वापस पॉजिटिव। ओके, तो जब करंट या ईएमएफ पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज वन साइकिल। तो डोमेस्टिक यूज के लिए हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलता है एसी करंट का वो कितना रहता है, दैट इज ऑफ 50 हर्ट्ज। यानी एक सेकंड में ओके हमें जो एसी करंट मिल रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, ऐसे कितने बार हो रहा है, 50 बार हो रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग
a storage battery, it is necessary to generate a steady or direct current. यानी अगर आपको बैटरी चार्ज करना है, उसके लिए हमें क्या लगता है? डीसी लगता है. वो जो डीसी है तो वो हमें कैसे मिलेगा? ओके, सो वी से द रिवर्सिंग एक्शन ऑफ कम्यूटेटर कैन बी यूज्ड टू जनरेट अ पल्सेटिंग डीसी एज डिपिक्टेड इन फिगर 12.8. अभी ये जो कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा सा आपको समझने को टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एकदम सिंपल वे में बताता हूं. व्हाट विल डू इज, मैं ये साइड का जो पार्ट है ना उसको इरेज कर देता हूं. ओके, और ये लास्ट पार्ट है, इसके साथ हमारा लेक्चर अभी कंप्लीट होगा. देखो अभी जो हमें वेव फॉर्म मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. हमें क्या करना है? वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव. ये जो नेगेटिव है ना, इसको भी क्या करना है? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. यानी ये कैसा हो जाएगा? लाइक दिस. फिर तीसरा वाला जो है वो क्या है? अगेन इट इज पॉजिटिव. और ये नेगेटिव को भी क्या करना है? पॉजिटिव में करना है. अब ये कैसे करते हैं हम लोग? तो एकदम सिंपल है कि यहां पे जो आपके कम्यूटेटर है, ओके, वो कम्यूटेटर को हम लोग क्या करते हैं? ओके, वी यूज इट एज अ स्विच. ओके, कैसे? तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो. द कम्यूटेटर एक्ट्स एज अ रैपिड स्विच which reverses the connections to the armature, okay, at just the right times to match the reverse. आर्मेचर यानी क्या? तो ये जो आपका कॉइल है, ओके, उसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं. बेसिकली कम्यूटेटर क्या करेगा? देखो, जब पॉजिटिव साइकिल है, ओके, तो ये आपका कनेक्शन रहेगा. ओके, जब नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होने वाला रहेगा ना, ये कनेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. ओके, अभी इसमें देखो क्या है पॉइंट. ओके, करंट कैसा फ्लो हो रहा है? लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में करंट उल्टा फ्लो होने वाला है. ओके, लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए. तो जो कम्यूटेटर स्विच है वो क्या करेगा? ये जो कार्बन ब्रशेस है, ओके, इमीडिएटली ये कार्बन ब्रशेस क्या करेंगे? अपने पोजीशन स्विच कर देंगे. यानी ये वाला कार्बन ब्रश ये वाले कम्यूटेटर को कनेक्ट हो जाएगा और ये कार्बन ब्रश इसको कनेक्ट हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है इन द कॉइल, या जो ये नीचे का पार्ट है, उसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है. ओके, फिलहाल बस इतना समझो कि व्हेन वी यूज कम्यूटेटर एज अ वेरी रैपिडली चेंजिंग स्विच, ओके, यस, ये कार्बन ब्रशेस जो है ये अपने कम्यूटेटर्स को क्या करते हैं? ओके, इंटरचेंज करते हैं. यानी ये कार्बन ब्रश जो ये कम्यूटेटर को कनेक्टेड है, वो इमीडिएटली इसको कनेक्ट हो जाएगा और ये कार्बन ब्रश इसको कनेक्ट हो जाएगा. ये कब होता है? ड्यूरिंग नेगेटिव. अब जब वापस पॉजिटिव साइकिल रहेगी ना, वापस ये क्या हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएंगे. इससे क्या होगा? जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, ओके, इन द लोअर पार्ट इट रिमेन्स कांस्टेंट. और आपको हर आधे साइकिल के लिए क्या मिलेगा? यू विल गेट अ पॉजिटिव आउटपुट. फिर भी आप बोलोगे कि सर हमें डीसी चाहिए यहां पे, ओके, टू चार्ज अ बैटरी, लेकिन फिर भी ये पल्सेटिंग नेचर है. तो क्या हम लोग इसको, लेट अस से ये जीरो की लाइन, हमें क्या चाहिए? कांस्टेंट करंट चाहिए. तो क्या हम ये मिला सकते हैं? डेफिनेटली मिला सकते हैं. ओके, यूजिंग व्हाट? कैपेसिटर्स. ओके, तो यूजिंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, क्या इसको हम लोग कैपेसिटर सर्किट्स भी बोलते हैं. ओके, ये जो पल्सेटिंग नेचर है इसको हम लोग एवरेज आउट कर लेते हैं और वो कुछ फिर ऐसा मिलेगा. जितना बेटर हम लोग फिल्टर्स यूज करेंगे, फिल्टर्स यानी कैपेसिटर्स, उतना ही हमें क्या मिलेगा? लीनियर मिलेगा. लेकिन अभी फिलहाल आपको ये सिलेबस में नहीं है. ठीक है, यस. तो इसके साथ आपका ओके पूरा जो कंसेप्ट है ऑफ जनरेटर्स वो कंप्लीट होता है. ठीक है, यस. अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज क्या करना है? अपने ग्रुप पे पूछना है. ठीक है, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे स्टॉप करते हैं.